किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? हर बार मेरे साथ ही ये सब होना था। जीन्स और हुडी में लिपटी साक्षी सड़क पर अपना चेहरा छुपाते हुए चल रही थी। उसकी सुंदरता किसी छिपी हुई बिजली जैसी थी, सादगी में लिपटी पर पल भर में ध्यान खींचने वाली, जो सड़क पर खड़े कुछ लड़कों का ध्यान खींच रहा था। साक्षी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसकी मजबूरी थी। आज रात उसे इस बरसाती पानी में भीगते हुए पैदल ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी बाइक खराब हो चुकी थी। उसने उन घूरते हुए लड़कों को देखकर मुंह सिकोड़ लिया। ओ गॉड, ये लड़के भी ना, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? ऑलरेडी लेट हूँ और ऊपर से बाइक को भी आज ही खराब होना था। साक्षी एक होटल में काम करती थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी, पर उसका हर कदम उस अंधेरी दुनिया की ओर था, जहां अमीरियत बदबू मारती थी, जहां लोग सिर्फ उसे औकात बताने आते थे। साक्षी जैसे तैसे उस होटल पहुंची, पर वो बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए अपनी हुडी से चेहरा छुपाते हुए वो चोरी छुपे रेस्टोरेंट के रास्ते अंदर जाने लगी। पर तभी तेज गरजती आवाज उसके कानों पर पड़ी। साक्षी, तुम आज फिर लेट हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और तब तुम ये मुंह छिपाकर घूमती रहना। उस आवाज को सुनकर साक्षी के पैर वहीं जम गए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मैनेजर उसके पीछे खड़ा था। वो साक्षी के सामने आकर बोला, अब खड़ी क्या हो, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करो, और ख्याल रहे कुछ बड़े गेस्ट्स आए हैं तो कपड़े ठीक से पहनना, और हाँ, मेकअप ढंग से करना, मेरा मतलब समझ गई ना? आंखों ही आंखों में उसने वो इशारा किया जिससे साक्षी को नफरत थी। वो नफरत जो उसने 3 साल पहले अपनी शाही जिंदगी को दफना कर कमाई थी। उसने चेहरे पर ओवर स्माइल करते हुए मैनेजर से कहा, यस बॉस, हो जाएगा, और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होती। अगर तुमने आखिरी मोमेंट पर बिना मुझसे पूछे मेरी शिफ्ट का टाइम न बदला होता, अकड़ू कहेगा। साक्षी ने बेइज्जती का कड़वा घूंट हंसते हुए पी लिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये नौकरी नहीं खो सकती थी और अतीत के उस दलदल में वापस नहीं जा सकती थी, जिसे सोचकर भी उसकी रूह कांप जाती थी। वो आंखों में नफरत लिए आगे बढ़ गई। अगर 3 साल पहले वो सब नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। साक्षी तेजी से चेंजिंग रूम में आई और अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। टाइट ब्लैक फिटिंग स्कर्ट जो एक साइड से स्लिट थी, उसके साथ वाइट शर्ट और ब्लैक हील्स। शर्ट का गला बहुत डीप था, पर साक्षी ने अपने गले में अपना लाल रंग का स्कार्फ डाल लिया जो उसकी ड्रेस से मेल खा रहा था। साक्षी ने अपना एप्रन पहना और अपने लंबे घने सुनहरे बालों को एक हाई पोनीटेल में बांध लिया और आईने में अपना चेहरा देखती हुई बोली, परफेक्ट, अब कोई भी मुझे नहीं घूरेगा। इस होटल में लोग ज्यादा पैसे कमाने और अमीरों को लुभाने के लिए अपने जिस्म का सौदा तक कर देते थे, लेकिन साक्षी इन सब से दूर रहती थी, और यही वजह थी कि यहाँ ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते थे, सिवाय मानव के, जो साक्षी का सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त था। साक्षी को ये जॉब मानव ने ही दिलवाई थी। मानव वहाँ पर शेफ था। तैयार होने के बाद साक्षी सीधा पेंट्री रूम गई। हाय मानव, हाउ आर यू? साक्षी ने किचन में घुसते हुए कहा। सामने मानव स्टोव पर कुछ कुक कर रहा था। मानव दिखने में बहुत स्मार्ट था। वो साक्षी के लिए एक भाई की तरह था। मानव ने उसे देखते ही कहा, हाय साक्षी, वैसे आज तो सच में तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम बारिश में भीग कर आई हो। भला की खूबसूरत लग रही हो। पर साक्षी को उसकी तारीफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने उसके सामने रखे खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मानव, ये कहाँ लेकर जाना है? प्राइवेट रूम नंबर 9, लेकिन आज थोड़ा संभल कर जाना, वहाँ। मानव के बोलने से पहले ही साक्षी ने क्यूरियस होके पूछा, प्राइवेट रूम नंबर 9? कौन है वहाँ? मानव ने जवाब दिया, कोई बड़ा सीईओ है, उनके साथ शर्मा इंडस्ट्रीज वाले भी हैं। उसका मैनेजर कोई संजय सिंह अपनी पत्नी और बेटी को भी लेकर आया है, और हाँ, सुना है उस सीईओ को गुस्सा बहुत आता है। वो हाई क्लास सन की है। हाई क्लास सन की है तो क्या? साक्षी ने चेहरे पर नटखट स्माइल देते हुए आगे कहा, मानव, तुम जानते हो ना, मैं भी हाई क्लास बदला लेने के मामले में बहुत फेमस हूँ। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, ध्यान रखना,
कहीं ऐसा ना हो कि आज रात फिर बवाल मच जाए। और सुनो, खासकर उनके ऊपर ये फूड मत फेंकना प्लीज। मानव, फिक्र मत करो, देखते हैं कौन है प्राइवेट रूम नंबर 9 में एक और घमंडी रईस, साक्षी ने कहा और आगे बढ़ गई। इधर रूम नंबर 9 के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। वहां संजय सिंह ने सामने बैठे शख्स को वाइन का ग्लास ऑफर करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, प्लीज हैव इट। ये वाकई हमारा सौभाग्य है जो हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला। संजय के सामने बैठा था आदित्य रघुवंशी। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक छोटे से मैनेजर ने उसके वाइन के ग्लास को हाथ लगाया है, उसकी आंखें गुस्से से गहरी हो गई। आदित्य शहर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली और सबसे कम दिखाई देने वाला शख्स। आदित्य रघुवंशी की काली आंखें किसी गहरे समंदर की तरह थी। उसका चेहरा किसी राजा की तरह बेहद आकर्षक था, लेकिन इस परफेक्ट बाहरी रूप के पीछे उसका अजीबोगरीब व्यवहार था। उसे माइसोफोबिया था, जिसके कारण उसे अपने आसपास गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कोई उसे या उसकी किसी भी चीज को हाथ लगाए, ये उसे बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए वो अपने सामने बैठे शर्मा इंडस्ट्रीज के छोटे से मैनेजर संजय सिंह को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, विवेक। उसका सेक्रेटरी विवेक तुरंत सब समझ गया और आगे बढ़कर उसने संजय के हाथ वाली ग्लास को एक तरफ रख दिया और उसके लिए दूसरा ग्लास लेकर आया। ये देखकर संजय ने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर आदित्य से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रघुवंशी, मेरी ही गलती है। मेरी बेटी आपके लिए आपका ग्लास रिफिल कर देगी। ये सुन आदित्य ने तिरछी नजर से एक बार उसकी बेटी की तरफ देखा। संजय सिंह की बेटी ने बहुत छोटी काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा रिवीलिंग लग रही थी। मिस्टर रघुवंशी को ड्रिंक देते हुए वो आगे की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गई, जिसके कारण उसके सामने का हिस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। ये देखते ही आदित्य का दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये औरतें कभी नहीं बदलेंगी, पैसों के लिए ये लालची साजिश पर उतर आती हैं। कहते हुए जैसे ही वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। हाथों में ट्रे लिए साक्षी अंदर आई। उसे देखते ही आदित्य वहीं रुक गया। साक्षी के लंबे, सुनहरे और घने बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। खूबसूरत चेहरे पर उसकी भूरी आंखें, जो गहरी मिस्टीरियस थी पर बेपनाह करेज तैर रहा था। उसने मुस्कुराकर सभी को ग्रीट किया। आदित्य की नजर सिर्फ साक्षी पर थी। ये देखकर संजय सिंह की बेटी चिढ़ गई। उसने आदित्य का ध्यान भटकाने के लिए कहा, मिस्टर रघुवंशी, योर ड्रिंक। पर आदित्य की नजर साक्षी से हट ही नहीं रही थी। साक्षी का बिना मेकअप वाला चेहरा भी ऐसी सादगी बिखेर रहा था जो आदित्य को मंत्रमुग्ध कर चुका था। साक्षी ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो हल्की मुस्कान के साथ फिर से कहा, गुड इवनिंग सर। पर अभी भी आदित्य उसे सर से पांव तक नोटिस कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। वो खुद से बोला, ये लड़की काफी दिलचस्प है। इसने हर एक प्लेट रखने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है, जिससे उसका प्लेट से कोई कांटेक्ट ना हो। नाइस, इम्प्रेसिव। वही उसे इस तरह एकटक घूरते हुए देखकर साक्षी की नजर में आदित्य की अलग ही इमेज बन रही थी। जरूर मिस्टर रघुवंशी भी हर दूसरे सीईओ की तरह लड़कियों का फायदा उठाने वालों में से होंगे। देखो तो कैसे घूर रहे हैं। सोचा था आज कोई भी नहीं घूरेगा, पर ये सीईओ भी ठरकी निकला। और वहाँ बैठे सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। संजय की बेटी ये सब देखकर और ज्यादा चढ़ गई थी। तभी साक्षी ने उसकी तरफ प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, गुड इवनिंग मैम, आपका खाना। इसके बाद वो सबको ग्रीट करके वहाँ से जाने लगी। मिस्टर रघुवंशी उसे कुछ कहने वाले थे, पर उससे पहले ही संजय सिंह की बेटी ने साक्षी को पीछे से आवाज दी, यू वेट्रेस, बहरी हो क्या? मुझे अपने खाने पर सॉस पसंद नहीं है। मैंने इसे किनारे पर रखने के लिए कहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उसकी बदतमीजी भरी आवाज सुनकर पहले तो साक्षी का खून उबलने लगा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना मैम, सॉस हमेशा डिश के साथ सर्व किया जाता है। ये क्या खाना है? मेरा खाना देखने में भी अच्छा नहीं है। क्या इस तरह का खाना सर्व करके तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? आदित्य ये सब देख रहा था। वो समझ गया था कि संजय की बेटी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। पहले तो उसे गुस्सा आया,
पर तभी साक्षी ने संजय की बेटी को बड़े ही प्यार से जवाब दिया, आई एम सॉरी मैम, अगर आपको सॉस नहीं चाहिए तो मैं ये प्लेट हटा देती हूँ और आपको अभी किचन से दूसरी प्लेट। ये देखकर आदित्य चुप हो गया। वो भी देखना चाहता था कि अब साक्षी आगे क्या करेगी। वो एक बार फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी संजय की बेटी ने कहा, बस सिर्फ प्लेट हटा लेगी? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरी माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? अपनी औकात में रहो, तुम सिर्फ एक मामूली वेट्रेस हो। उस लड़की की कड़वी बात सुनकर भी साक्षी ने जहर का घूंट पी लिया और कहा, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, बस मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ। संजय सिंह की बेटी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस दिन को बर्बाद करके चली जाओगी? इस बार साक्षी चुप न रह सकी। उसने बड़े प्यार से तीखा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं मैम, लेकिन अगर आप इसी तरह से चिल्लाती रही तो आप यहाँ बैठे हुए लोगों की भूख और उनके मूड को जरूर बर्बाद कर देंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? 2 कौड़ी की वेट्रेस, अभी की अभी अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ और मेरे सामने बैठा ये शख्स कौन है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से फायर करवा सकती हूँ और ये शख्स तुम्हें इस शहर से ही गायब करा सकता है। संजय सिंह की बेटी की बात सुनते ही आदित्य रघुवंशी के सब्र का बांध टूट गया। इनफ इज इनफ। तभी उस प्राइवेट रूम नंबर 9 में कुछ ऐसा हुआ जिससे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस रूम में मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य रघुवंशी ने आगे ऐसा क्या किया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साक्षी की बगावत की चिंगारी शहर के सबसे शक्तिशाली और सनकी आदमी आदित्य रघुवंशी के लिए क्या पैगाम लेकर आने वाली है? क्या संजय सिंह की बेटी का घमंड, साक्षी की नौकरी और उसकी आजादी, उसके सपने सब छीन लेगा? 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो साक्षी ने अपनी शाही जिंदगी को ठोकर मार के एक मामूली वेट्रेस बनना पसंद किया? जानने के लिए सुनिए इश्क है सिर्फ तुमसे। इंतजार कीजिए कि अमीरियत और आत्मसम्मान की इस जंग में कौन जीतेगा, केवल प्रतिलिपि FM पर।